नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। अनिल इंटरव्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4-5 सालों में बहुत चर्चा आपने एक सीरीज़ की सुनी होगी, बहुत सारी बातें उसके बारे में सुनी होगी। लगभग हर आदमी के ज़ुबान पर उसकी चर्चा है और सबसे ज़्यादा किसी वेब सीरीज़ के ऊपर अगर मीम्स बने हैं, उसमें से निकाल कर उसके कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है, तो वो सीरीज़ है। और उस सीरीज़ ने उत्तर भारत, खासकर जो पूर्वांचल और बिहार का एक हिस्सा है, उसके बारे में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी तोड़े। मसलन हर आदमी सोचता है कि इस इलाके में अगर आप गए तो 2 ही तरह के लोग होते होंगे, या तो गरीब होता है या फिर बाहुबली होता है, बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो जो धारणाएं थी, या जो ग्रामीण समाज है, जो गांव है हिंदुस्तान का, जिसके बारे में कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 60-65% आबादी गाँव में बसती है। वो आबादी क्या करती है, उसकी जो बारीक तहे हैं, उसके जो रेशे हैं, उसका जो ताना बाना है, वो कैसे काम करता है, वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से समेटने वाली एक सीरीज़ आई पंचायत। आपने न्यूज़ लॉन्ड्री पर पंचायत के जो कैमरे के पीछे वाली शख्सियतें हैं, जो चेहरे हैं, जो इसके रचनाकार हैं, उनसे जुड़ा इंटरव्यू सीरीज़ हमारा करीब 1-1.5 साल पहले देखा था। इसके जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन लोगों से हमने बातचीत की थी। आज इस सीरीज़ के कैमरे के सामने के जो एक चरित्र हैं, जिसको आज हिंदुस्तान का लगभग हर आदमी रिकॉग्नाइज़ करता है, पहचानता है, उनका नाम है प्रहलाद चा और फैसल भाई। फैसल भाई आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और बड़े दिन से हमारी ये बातचीत पेंडिंग पड़ी थी कि कब वो मौका आएगा। तो जब सीज़न 4 आया तो मुझे लगा कि अब हमें एक बार ये बातचीत करनी चाहिए। और फैसल भाई के साथ मेरा एक बहुत दूसरी तरह का कनेक्शन था। ये उस शहर से आते हैं जिस शहर में मैं पढ़ने के लिए गया, और फिर जब मैं उस शहर में गया तो ये उस शहर को छोड़ के भाग गए। और हम लोगों का जो बर्थ का साल है वो 1 साल है। ये सारा कनेक्शन हमारी पहली मुलाकात में एकदम से कनेक्ट हुआ था कि अच्छा इतनी सारी। फिर तो मैं इलाहाबाद पहुंचा और इलाहाबाद छोड़कर उसी साल के आगे पीछे फैसल भाई लखनऊ भाग गए, और फिर लखनऊ होते हुए दिल्ली आए, तो मैं भी पीछे पीछे दिल्ली आया, लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई। तो ये 4 मुख्तलिफ से हिस्से हैं इनकी, जो अब तक की यात्रा है, जिसमें एक इलाहाबाद है, दूसरा हिस्सा लखनऊ दिल्ली का है, तीसरा हिस्सा जो है वो मुंबई आज का वहाँ का है। इन तमाम हिस्सों के बारे में, इस सफ़रनामे के बारे में बात करेंगे। और मैं उस क्लीशे में नहीं जाऊंगा कि संघर्ष कैसा रहा। संघर्ष तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का करता है ना। तो संघर्ष में फंसा के लोग मतलब बहुत सारा इमोशनल कर देते हैं, और फिर वो लगता है कि बाकी लोग संघर्ष नहीं करते, खाली बम्बई जाने वाला ही संघर्ष करता है। और बम्बई के संघर्ष को आप इस तरह से देखते हैं कि आप बम्बई के संघर्ष में आप उसी को संघर्ष को देख पाते हैं जो कैमरे के सामने होता है, या बहुत जिसको लोग पहचानते हैं, थोड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस। बहुत सारे सफल लोग बम्बई में ऐसे भी हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का संघर्ष करता है, इसलिए वो उस क्लीशे में मैं थोड़ा सा नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा जो पहला सवाल है वो इसी से जुड़ा है फैसल भाई, कि वो जो मध्यवर्गीय परिवार और मध्यवर्गीय उससे आने वाला आदमी है, जिसमें बड़ी आबादी हिंदुस्तान की इन दिनों वहीं से आ रही है, क्योंकि वो माइग्रेट कर रही है छोटी जगहों से। उसके एस्पिरेशंस बदल गए हैं, बढ़ गए हैं। 90 का जो भारत था उसको धीरे धीरे 30 सालों में एकदम से बदला है। तो लोगों का माइग्रेशन बड़े शहरों की तरफ हुआ है, बड़ी आबादी इन शहरों में आके रहने लगी है। और फिर उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानी निकलती हैं। तो उसमें बहुत सारी जो अच्छी कहानियां हैं, उनमें बहुत कहानियां सफलता की होती हैं, असफलता की होती हैं। लेकिन आज जब आप उस कल्चरल वैल्यू से जो आता है, आप हुए तमाम लोग जो एक हद तक सफल हैं और जिनको लोग जानते पहचानते हैं, और एक किस्म का एक सेलिब्रिटी स्टेटस जैसा है कि आपको एयरपोर्ट पे गए या कहीं पब्लिक स्पेस में गए, लोग आपको पहचानते हैं, फिर आपके साथ सेल्फी लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है, ये एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बड़ा एक कल्चरल चेंज जैसा होता है, बड़ा शौक जैसा होता है। तो इसको मैनेज कर पाना, इसको आत्मसात कर पाना और इसके साथ तालमेल बिठा पाना, मुझे लगता है थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट की मांग करता है। उससे एक इलाहाबादी जो वहाँ से आया और उसके बहुत ही ज़मीन से रूट से जुड़ा हुआ आदमी फैसल मलिक,
वो कैसे आज इस स्टारडम से, इस सेलिब्रिटीहुड से, इस पहचान से तालमेल कैसे बैठाता है? कितना आसान या कितना मुश्किल है? दोनों शब्दों में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं। भाई सबसे पहले थैंक यू, आपने बुलाया न्यूज़ लॉन्ड्री में, शुक्रिया बहुत। ये बात तो है भाई कि क्या होता है कि जब तक आपको पता नहीं होता है ना ये, तो आपको पता नहीं होता आप कैसे करेंगे रिएक्ट उस चीज़ को। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे 22-23 साल हो गया मुंबई में, और मैं ऐसा तो नहीं कि ये जो चीज़ कर रहा था उसके पहले इस चीज़ के आसपास भी नहीं था। मैंने काफ़ी काम वाम किया है, चीज़ों को देखा है, नौकरी की है, काम किया है, सब किया हुआ है, और मैंने बनते हुए लोगों को भी देखा है, बिगड़ते हुए लोगों को भी देखा है। ठीक। जब हम लोग जिस बैच को बैच कहेंगे अगर, तो हम लोग 2002-3-4 के हैं। उसमें मैं कहूँगा हम हैं, दीपक डोबरियाल हैं, मौरिशी हैं, अमित सियाल हैं, ये सब नहीं एक साथ कहीं से, ये तो नाम है जिनको हम लोग, एक चेहरा ये जिनको हम जानते हैं। इसी में बहुत से डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सब लोग एक साथ आए थे। अच्छा, वो ऐसा डाइसी टाइम था कि इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, पर था, दुनिया इतनी सेट नहीं थी, पिक्चरें अच्छी बन रही थी उस टाइम के दौर की। सबसे अच्छी बात है, पिक्चरें अच्छी बन रही थी। और उस टाइम पे सबका जो मोनी द पावर करना है, ये है, वो है। अनुराग कश्यप राइजिंग पे थे, राइजिंग इन द सेंस कि हम सब सर को जो है देखते थे। रामू जी आ चुके थे, मतलब वो जो बाहर से आ रहा था, उस सबके रोल मॉडल अनुराग कश्यप थे, क्योंकि उन्होंने स्पेस बना लिया था। राम गोपाल वर्मा तब उस टाइम पे बड़ा ये था। अब जब उस चीज़ को होते हवाते कम करते करते, अभी तो इंटरनेट की वजह से क्या है कि बहुत चीज़ें आपको दिखती हैं कि चढ़ भी गई उतर भी गई, तो ये हम लोग ज़्यादा इसी सब होता है। पर नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ होता है नहीं, नॉर्मल लाइफ वैसी चल रही होती है। अब आते हैं मेरे पे, जब मेरे साथ ऐसा शुरू हुआ कि ये होना, इसको कैसे करें, मुझे ऐसा लगता है भाई कि मुझे सिर्फ हमेशा सुबह से लेकर शाम तक एक चीज़ का पता रहता है लाइफ में कि ये जाएगा, ये रहेगा नहीं। वो चाहे फेम हो, पैसा हो, एक्स हो, वाई हो, कोई भी हो, जो अभी है वो नहीं रहेगा। वो या तो बढ़ेगा तो कम होगा, पर एक जैसा नहीं रहेगा, बदलेगा। तो आपको चुपचाप आग सर झुका के जिस चीज़ पे आप उस पर कंसंट्रेट करके सीधा काम करना चाहिए। अगर आप दाएं बाएं हुए तो बहुत जल्दी आपको पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है, खट से निकल जाता है सर। और मैं जिस जगह पे रहा हूँ, जहाँ पे ऑफिस में काम किया है, अपने जहाँ ऑफिस रहा है, अंधेरी वेस्ट जो जगह है ना, वो मैं देखते देखते बहुत से लोगों को देखता हूँ कि आज जो था ना वो कल नहीं है इनके पास। चेहरे बदल जाते हैं। कल जब ख़त्म हो जाता है तब और भी बुरा होता है। वो बहुत बड़ा डर होता है सर। और वो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत किया है इन सब चीज़ों का। बहुत से लोग जो मेरे आसपास हैं भी नहीं, उनकी डेथ भी हो गई, वो भी जब नहीं है, जब वो मेरी आँख के सामने थे, तो मतलब कि जो ऐसा लगता था कि ये आदमी कहाँ से कहाँ जाने वाला है, पर तबीयत ख़राब हो गई, चले गए। और उस टाइम जिस टाइम वो जा रहे थे, प्राइम कैरियर था उनका। इसमें एग्जाम्पल आता हूँ, निशिकांत कामत डायरेक्टर थे, हमारे भाई थे, दोस्त थे, तबीयत ख़राब हो गई बेचारे की। पर जिस टाइम पे वो आदमी ने काम करना नहीं करते, एक के बाद पिक्चरें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई अब मज़ा आने वाला है। और पता है कि देखिए किस्मत कहाँ पे, वो है ही नहीं अभी। तो इन सब चीज़ों का साफ इलाज क्या होता है कि धैर्य रख के सीधा देखिए बस, और दाएं बाएं मत सुनिए, क्योंकि वो बहुत तकलीफ, अगर आप उसमें फंस गए। मैंने बहुत सी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को चेंज होते देखा है कि अगर मैंने देखा है, कल हम लोग ने बात किया, दूसरा आदमी मिला, वही इंसान जो आज जिसकी दुकान चल रही है, काफ़ी चल रहा है, वो सीधा निकल जाता है आपको देख। अच्छा, पहचानता है। आर पार नहीं कहते, शीशा हो गया, हम लोग आर पार हो गए, अरे अच्छा ठीक है। पर सोचिए 5-7 साल बाद वो जब घूम के वापस कहानी, फिर सारे क्या हाल चाल है यार, तब ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसा है। बहुत अजीब सी चीज़ है सर। तो ये बड़ा बताता है ना कि ये चीज़ है ना कि आप कितना ग्राउंडेड हैं, कितना ज़मीन को पकड़े हुए हैं, और साथ में कितनी निर्मम दुनिया है कि वो सामने आदमी बिना पहचाने, बिना आँख देखे हुए। उसकी अच्छाई भी क्या है कि अगर मैं ऐसा करूँगा भी ना, मेरा टचवुड ऐसा है, तो आप ही मुझे फ़ोन करके बोल देंगे, हेलो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। क्योंकि कनेक्शन इतना होना चाहिए लोगों से, कि मेरे पास तो इतने 500-700 लोग हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे कह देंगे भाई क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे घर के नीचे वॉचमैन बोल सकता है भैया क्या नहीं था। क्योंकि हम लोग के आसपास हमको पता ऐसा है। पर ये फेम का बहुत डेंजरस जोन होता है सर। मतलब बहुत मुश्किल होता है इसको संभाल पाना। मैंने सुना और पढ़ा है बम्बई के बारे में, मैंने ऐसी बात सुनी है कि लोगों को 4-4 साल पता नहीं लगा
कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 4-4 साल अच्छा, रियलिटी से ही रियलिटी से दूर थे, क्योंकि हमेशा अपने एक दुनिया में रहते थे। वो 3 कार 4 कार से लोग हैं, वहाँ बैठ के पार्टी हो रही है, सब बोल रहे हैं क्या बात है सर, आप ये कर सकते हैं। 3-4 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब आपको पता ही नहीं, अंधेरे में यहाँ पे 15 फिल्म फ्लॉप हो गई। तब उसके बाद जब ठीक बात। तो ये आई थिंक इस पूरी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इसकी बहुत एक हिंदी का शब्द है क्षणभंगुर, बहुत अस्थायी है सारी चीज़ें। तो इसलिए ग्राउंड पे रह के और अपना काम करना ही इसको स्थायी बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। मैं थोड़ा इलाहाबाद की तरफ वापस जाऊंगा और इलाहाबाद से शुरू करूंगा। थोड़ा सा मुझे इलाहाबाद के बारे में बताएं फैसल भाई कि क्या कैसी रही वहाँ की यात्रा, फैमिली के बारे में, परिवार में कौन थे, और परिवार में ट्रेजेडीज़ के बारे में भी मैंने सुना और पढ़ा है, तो वो आपका प्रेरोगेटिव कितना है? देखिए, इलाहाबाद के हम लोग रहने वाले हैं। हमारे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, हमारी मम्मी उर्दू पढ़ाती थी। हाँ। और हमारी अम्मी दोनों जैसे, और हमारे पापा लोग 5 भाई थे, हम लोग 5 पांडव बोलते थे। हम लोग 5 भाई हैं, बहनें नहीं थी। और सबका नाम ऐसे है, जैसे अच्छा, सबका ऐसे मलिक शकील अहमद, मलिक सुहेल अहमद, मलिक। तो हम लोग ने पहले हम लोग जॉइंट फैमिली, मतलब इतने बड़े जॉइंट फैमिली के रहने का सबसे एक तो 2 चीजें होती है। एक तो आपकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत टाइट होती है, और दूसरे आप इतने लतियाए जुतियाए जाते हैं, इतना लतियाए जुतियाए कि कोई चाचा के किसी तरफ से आया, कभी कोई बड़ा भाई आ गया, उनका बड़े ताऊ का लड़का आके इतना लपड़िया जाते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत टाइट होती है उस टाइम। वो मतलब आजकल के लड़के उसको ना समझ नहीं पाएंगे, एंजाइटी में चले जाए। क्या है कि आप किसी भी टाइम डांट या पिट सकते हैं, आपकी वजह से नहीं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। जैसे आपके बड़े पापा की बेटी पढ़ने में अच्छी है, उसकी वजह से पिट गए, आप खराब हैं। अब वो टहलती हुई आ गई कि रिजल्ट कैसा बेटा थे कि इधर यहाँ बैठे किताब लेके, अब आप धुने जाएंगे या अभी 1 घंटे बाद मौका बस ढूंढा जा रहा है। तो उसमें क्या होता है जैसे, और उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी संडे आया, आपको पता है घूमने जाने वाले हैं, ऊपर बड़े पापा पढ़ा रहे हैं, इधर सुन के ही नीचे आवाज आ गई, चलो भाई निकालो कॉपी, किताब निकालो। अरे ज्यादा खून नहीं कहते, अच्छा किताब निकालने के पहले क्या वो अलमारी के लिए पिटाई होगी। इसका त्राही माम हो रखा है, तो पहले आप मम्मी से पिटा अलमारी के लिए, फिर आप किताब तक आए, किताब का पहला पन्ना खोला और उसमें गुजड़ुम कुछ किया हुआ है, तो उसके लिए पिट गए। अब वो वैसे करके तो वहाँ हम रहे, और कुछ साल बाद जब हम लोग 10 या 12 साल के हुए, तो हम लोग अब अलग घर में आ गए। अच्छा। और उसमें क्या था कि हम लोग रहे, मेरे पापा ने जब लिया था तो ऐसा किया था कि जैसे मतलब घर के सामने एक पार्क है, पार्क के इधर एक मामू का घर हो गया, एक आंटी हमारी वो पढ़ाती थी ज्योग्राफी, क्लोज कम्युनिटी में सब लोग क्लोज में हम सब रहने लगे। मामा कुछ देर आगे से रह लिए, सब लोग मतलब मिनिमम लेवल पे हम लोग 30-40-50 लोग नहीं कहते हैं, परिवार के ही हैं, परिवार के ही सब लोग हैं। उसमें और डर हो गया कि हर एक आदमी अब इंस्पेक्टर बना हुआ कहाँ जा रहे हैं, नजर रख रहा है। मतलब ये सीसीटीवी वायरल जमाने से पहले की बात है, वायरल सच में। अच्छा, वो अब तो बहुत प्यार होता है, मतलब पहले तो बहुत आता था गुस्सा, घर से पार्क में खड़े तो वहाँ आंटी बता दी यहीं तो बैठा हुआ है ये। अब वहाँ से नहीं दिख पा रहा, अगर ऐसे एंगल में छुप के बात करें तो वहाँ से वो देख रही हैं, तो हम लोग घर नहीं जा सकते हो, तो वो सब होता था। तो वहाँ रहे, पापा हमारे बड़े बेहतरीन आदमी थे, अम्मी हमें पढ़ाती थी। अम्मी तब से 1975 से पढ़ा रही, जब उनकी सैलरी थी 25 रुपये। और वो अब मैं मतलब मुझे लगता था टीचर लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। मेरे घर में मेरी मम्मी की 3 बहनें पढ़ाती हैं, तो सब सुबह जाते थे, शाम को मिलते थे। हम लोग जाते नानी के घर, नानी घर में रहते थे, वहाँ से शाम को आते थे वापस। जब माँ बाप आए ना कोई आके ले जाए घर से, चलो 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 नहीं होता है। फिर जब मेरे बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो मेरे भाई और मेरी बहन दोनों पढ़ाई में अच्छे लोगों में से। मैं बीच में जो है मेरा कोई टाइम पास चल रहा था जीवन में। तो पढ़ाई आप छुड़ा दीजिए, बाकी कोई काम आप बताइए। SUPW सम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है मैं दिल से करता था। तो भाई लाइफ में वैसे ही चल रहा था, मज़ा था, एक ढेर सारे दोस्त थे। अब करेली का नाम लिए तो मुझे वो एक चीज़ याद आ गई, उसके बारे में थोड़ा सा वो कभी हुआ कि नहीं? मतलब पूरा इलाहाबाद बदनाम है बमबाजी के लिए, हर आदमी साला बम बना के घूम रहा है। जो मैं अपना अनुभव, मेरा बहुत डरावना अनुभव है, इसलिए मैं बताऊंगा। तो वो अनुभव रहा कि कभी वैसे लोगों से मुलाकात हुई इलाहाबाद में? ऑफकोर्स हुई होगी ना, बिना उसके मुलाकात पर कभी ट्राई कुछ बनाया कुछ नहीं? क्या था कि उसका एक छोटी सी और चीज़ थी,
बतशिया जिसमें लगा के लगा मार के देते बस, हैं। हाँ। वो बम बेसिकली हासिल में वही तो था जो ऊपर से वो सीढ़ियों से आते हुए इरफान धीरे से बना के और सीढ़ी बना के करके फेंके तो उड़ता था वो। तो उसके लिए जो है तैयारी होती थी कि भाई दिवाली चल आ रही तो लेके खरीद के लाए, भर रहे बैठ के, भरने के बाद लगा के शू करके फेंका, तो उसका फेंका वो सब ना। हम ना ऐसे लोग तो मिलते ही वहाँ पर कि बांध के मार दे भाई, भी नहीं था अभी मरबे धड़ाम से तो वो है वहाँ पे। पर ये एक लोगों के लिए जानकारी के लिए आप, अब मैं चाहूँगा आप ही बता सकते हैं कि इलाहाबाद में जो बम का कल्चर है, बमबाजी का कल्चर है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेवलेंट है। अब मतलब पिछले 8, 10, 12, 15 सालों में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन पहले मुआइमा का पूरा एक गांव था जहाँ पर केवल बम बनता था, मतलब पटाखे की फैक्ट्रियाँ थी, और बम तो मतलब वो वहाँ के कुटीर उद्योग था। कुटीर उद्योग था। पर ये 90s का मसला था। अब नहीं रहा है, अब नहीं, अब कुछ नहीं, कम हो गया, अब नहीं है। अभी क्या है कि अब वैसा वाला रहा भी नहीं मसला। 1990 पे टाइम पता था कि ये बमबाज हैं बहुत बड़े, नहीं था आप इनसे मिले, नाम के साथ बहुत बड़े, हाँ, पॉपुलर टैग था वो, फलाने बमबाज। अब उनका थोड़ा सा उड़ा भी रहता था ऐसा नहीं कहता ये। और मिला भी रहे कि भाई बात है जब पुरानी वाली दिवाली थी उसके आगे नहीं देते हैं, वहाँ जुआ चल रहा था, हो गई फिर गए लूट लाए क्या लूट लाए, क्या जुआ लूट लाए और जुआ लूट लाए, बम मार के, हाँ सब बम मारे भाग गए, पैसा लूट लाए। मैं तो अजब सी कहानी है मेरे साथ, बड़ा डरावना अनुभव हुआ कि मैं तो इलाहाबाद गया था, तो सुने बहुत थे हमको, क्योंकि बनारस में उस समय तक, क्योंकि 97 वाला वो पूरा कांड हो चुका था, यूनिवर्सिटी पूरा हिंदू नहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उन सबको निकलते ही, मतलब विक्ट्री परेड में ही बम मार के और खत्म। तो ये बेसिक इंटरेक्शन तो वो था कि हाँ, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये सब बहुत है, वायलेंस उस समय बहुत था, गोलीबारी और ये सब था। तो इलाहाबाद, लेकिन वो सब पढ़ा हुआ, दूर से देखा हुआ था। फिर गांव से निकला हुआ, मतलब गांव भी क्या, मतलब कस्बे से निकला हुआ आदमी, और वो मैं पहुंचा और यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दूसरा दिन क्लास था, क्लास के अंदर बैठे हुए, और अचानक से क्लास के बाहर 2 लड़के आए, धाड़ बम, मतलब कम से कम उन्होंने 5 बम फोड़े होंगे। अच्छा, वो बम बहुत, वो कहते ना कि वो हानिकारक नहीं होते थे, वो बम होते थे आवाज वाले, हाँ। लेकिन वो इतना भयानक होता था, बस उसमें बम क्या है, उसमें अगर छर्रे डाल दिए, कीलियां डाल दी तो वो घातक हो गए, नहीं तो वो आवाज करने वाले बम। धड़ाधड़ मेरी धुकधुकी बच गई। पहली बार मैंने देखा। अच्छा, टीचर बहुत अभ्यस्त, टीचरों को पता है कि रोज की कहानी है। अब कैंपस के अंदर की बात है ये, मतलब आर्ट फैकल्टी के अंदर की बात है। वो अचानक से आए और बहुत धड़ाधड़ बम। इसके बाद वो निकल गए पीछे से। तो मोस्टली ये सब डराने धमकाने के लिए होता था, किसी को टारगेटेड करके आते थे लड़के, 2 हॉस्टलों के बीच की लड़ाई में मतलब आ जाते थे। हाँ, एक्चुअली एएनझा के ही लड़के थे वो। पीछे से एएनझा आर्ट फैकल्टी का एक छोटा सा गेट खुलता था पीछे से एएनझा हॉस्टल में डायरेक्ट, तो वो वहीं से साला निकल के सीधे हॉस्टल गए थे। पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी, वहां जा नहीं सकती। कैंपस में फिर भी दिन में पुलिस रहती थी, लेकिन उधर से नहीं। ये हालत हो गई, तो मेरी तो धुकधुकी बच गई। इसके बाद इससे यूज होने में डरा सहमा मैं निकला। फिर मैंने कहा अच्छा, टीचर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आया, उसके बाद दूसरा लेक्चर हुआ, उसके बाद आप अपने घर गए, और इधर साला समझ में आया कि यार यहाँ के सर्वाइव कैसे करना है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया ये इस माहौल में यहाँ पे। लेकिन फिर अगले 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन में धीरे धीरे वो हर दिन की कहानी, को रोज बम फट रहे थे। रोज आते कहीं से, 1-2 दिन बीच में नागा हो जाते, 4 दिन, फिर कहीं इस साइड में फूट गया, कभी मेन गेट पे कोई मार के चला गया। सर लोग पेपर बंद कराना था, बम मार देते ना पहले। तो पेपर कैंसिल कराना, एग्जाम कैंसिल कराना, तो ये सब था। तो फिर इलाहाबाद के बजाय लखनऊ क्यों जाना हुआ? अरे हमने क्या हुआ कि हमने फर्स्ट ईयर दिया था, पढ़ाई लिखाई में पहले ही से शान था। तो क्या हुआ कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, तो लखनऊ गए फिर पढ़ने के लिए। पर एक जगह से पहुंचे कहाँ, लखनऊ और डेंजरस जगह, ठीक है। और उसमें भी मैंने क्या किया कि 2 पेपर मेरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ बीकॉम का। करना उस दिन पूल खेल रहा था कहीं जावा के मैं। तो क्या वहाँ पहुंचते ही साथ वहाँ नया इंडिया में वो आया था स्नूकर खेलने वाले भाई। सुबह 7 ही बजे से सुपरस्टार थे। कसम खा के पहुंच जाए, भाई बताओ सिखाओ। तो पहले सीखा, फिर खेले। जब खेलने लगे दिन भर खेलते थे, रात के 12-1 बजे तक चल रहा है।
जैसे कैरम बोर्ड वाले खेलते हैं, कैरम बोर्ड, कैरम भाई आपने कोई भी क्या है, अपने को कोई भी खेल मिल जाए, जब तक खेल चूस ना लेना तब तक उसको छोड़ना नहीं। खेल जब तक कहते कि आत्मा धिक्कार में ही बाहर निकल जाओ। हाँ, क्योंकि आदमी खाली बैठा वही कर रहा है, वहां से निकले तो अब जब कोई माँ बाप नहीं है देखने के लिए, तो आदमी यही करते हैं, दिन भर बैठ के खेल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं होता ना उस समय। एक्चुअली वो पहली बार वो फीलिंग आती है जब आप निकल के यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो अनकंट्रोल। अभी तक तो वो था ना कि वो जो आप बता रहे थे कि मौसी देख रही है, चाची देख रही है, तो चाचा देख रहे, ये जो डर होता है दिमाग से हटते ही, उसके बाद असली रंगत दिखती है। उसमें क्या होता है, कभी कभी बता के रखें कि लखनऊ में इलाहाबाद में टहल रहे हैं तो कोई देख रहा करे ये कहाँ देख रहा है, तो उसको मैंने पहचाना ही नहीं वो जाके बता रहा है, यही तो है, कहाँ है लखनऊ में, नहीं है ही नहीं। अभी तो ये सब फोन हटा दिए, पहले कहा हाँ भाग के पहुंच के 4 घंटे में, फिर बस पकड़ के जैसे गाड़ी से किया यही है तो बात करा देता हूँ आपकी। तो ये सब हो रहा था उसमें। उसके बीच में जो है, जो पूल वाले टाइम पे क्या हुआ कि वो सीरियसली मुझे लगा कि स्टेट शॉट खेलते हैं। हाँ, वो मतलब प्रॉपर स्नूकर क्लब लब जाने लगे, तैयार वैयार होके जाते थे, स्टिक ले लिया, रूल बुक पढ़ रहे। मैंने कहा लगता है नेशनल काम हो जाएगा, खत्म होगा अभी मामला। पर वो क्या था कि वो अमीरों का जो है खेल तक तरीके से कहा जाए, थोड़ा एलीट। हाँ एलीट था। और क्या था कि हम लोग खेलते करेक्ट थे, अच्छा थे। मेरे एक दोस्त है विनय भाई, हम दोनों आदमी जो है जैसे नहीं होता, सुबह तिलक लगा के निकले दोनों, उनकी बीवी चावल वो लगा दी, जाओ खेल के आओ, सब बैठ रहे थे। हाँ जीते बैठ रहे थे, तो बहुत सीरियसली होता था, पर वो भी नहीं हो पाया। फिर भी क्या, वो घर में प्रेशर भी था। और मैंने भी क्या एक टाइम पे आके घर वालों को बोला कि देखो हम पढ़ नहीं पाएंगे। जब वो MBA तक पुश करने लगे ना कि करियर लॉन्चर जाना, जहाँ तक दिल्ली पटपड़गंज तक पहुँचा ना मैं तो मैंने कहा कि ये नुकसान हो जाएगा इन लोगों को बेचारों को, क्योंकि मैंने फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके बोला कि देखिए ये मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, जब आप चाह रहे हैं ना, मैं एक भावी छात्र नहीं हूँ यही जो है वो यही है। समझ रहे हैं आप क्योंकि मेरा बड़ा भाई पढ़ रहा था बम्बई में, सब अच्छे मतलब अच्छे, मुझे छोड़ के सबसे कम पढ़ा लिखा मेरे घर में हूँ। मतलब परिवार के सम्मान और मर्यादा और प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी वो लोग लेके घूम रहे थे। PG है बाकी, मैं खाली यहीं तक हूँ। तो वो मेरा भाई जो है समझ गया कि इससे हो नहीं पाएगा। मैंने कहा कि देखो नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा कि इतना पढ़ाओ लिखाओगे, फिर क्योंकि मुझे लॉ कराने भी ले गया, मुझे चौधरी चरण सिंह मेरठ नहीं कहते हैं। चल 5, क्योंकि हमारे बेसिक लॉ क्या है कि भाई इलाहाबाद के आप हैं तो आप मिनिमम लॉ कर लीजिए। आप 5 साल वाला नहीं होता है भाई, हाई कोर्ट। हाँ बस पपीता खा के मामू है वकील, तुम्हें हाल ने कहीं ना रजिस्ट्रेशन कराते रहना और गया। तो नहीं सुबह केला पपीता खाना। तो मेरा भाई ले गया उस दिन। सोचिए कि एग्ज़ाम मेरा है, परेशान मेरा भाई है मैं दूसरे की बारात में जाके खाना खा रहा हूँ। भाई मुझे उठाया, कहने लगा भाई क्या बेयाओ क्या दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में उतरे। अच्छा, मेरठ में एग्ज़ाम देना था। मेरा भाई परेशान है, मैं जाके दावत के चक्कर में खाना वाना खा लें क्या। तो मुझे ले गया, मैंने एग्ज़ाम में तो हो गया मेरा, पर फिर से जब कॉलेज मिला 5 साल वाला नहीं, मैंने उसके पहले भी यही बोला कि देखो ये नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इतने वकील देखे हैं जीवन में घिसट रहे हैं इलाहाबाद की वजह से। हाँ, इलाहाबाद में वकीलों की जो स्थिति एक बार देख लेता है। अब देखिए ना, मेरे मामा भी वकील, वो तो अच्छे खासे बड़े वकील, दोस्त के पापा वकील हैं, दोस्त वकील है, सब वकील तो ही हैं। मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा क्या कर लूँगा वो काम तो ये भी कर लेगा, तो मेरे पढ़ने से क्या फ़ायदा है कि नहीं भाई, है तो 10 वकील है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों से मेरे घर वालों ने कहा कि क्या चाहते हैं। तो मैंने पहला एक पत्ता भेजा कि एक्टिंग लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो मेरे भाई समझ, चलो ठीक है एक्टिंग करोगे, नहीं हाँ करूँगा, बम्बई चलो, बम्बई भी चलेंगे। तो लेके फिर जो यहाँ से शुरू हुई लड़ाई बम्बई की। हाँ बम्बई। कौन सा साल था? 2002 एंड में आया था मैं, एंड में बम्बई। हाँ आ गया। तो मेरे भाई साहब लाए थे मुझे, वो वहीं पढ़ के पे। मेरा भाई वहाँ का पास आउट है, रिजवी का। अच्छा। हाँ, ही इज़ अ गुड गाय, मतलब अच्छा इंसान मुझे उनका और मेरे भाई के 2 दोस्त साथ में थे। अच्छा। उन्होंने मुझे जो है चक दे इंडिया टॉक दिया कि देख मेरे भाई जीवन में कुछ कर सकते हो तुम, ये करो ऐसा होगा। तो वो दोनों का एहसानमंद में बेचारे आए। और हमने एक चीज़ इसमें मुझे समझ में आती है कि ठीक वो जो एज है ना, वो उम्र है थोड़ी भटकने और थोड़ा मतलब एक तरह से मिसगाइडेड रहती है बहुत सारे लोगों की उसमें, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड या इस तरह की कुछ लोग तो परिस्थितियों बस होते हैं कि भाई उनके सामने
किसी के घर में कोई पारिवारिक मजबूरी है, कोई कुछ, तो लोग बहुत फोकस हो जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग जो ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और घर परिवार में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट या रोजी रोटी का संकट नहीं दिखे जिनको, तो वो लोग ऐसे मिसगाइडेड जो हो जाते हैं या इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं एक सर्टेन एज तक। और दूसरा क्या ना भाई, मेरे घर में ना मतलब काफ़ी जैसे फौज में भी लोग हैं, यहाँ पे भी सब लोग ऐसी दुनिया के हैं। कोई पढ़ाई रहा है, 80% पढ़ाई लिखाई वाले दुनिया में, लेक्चर पढ़ाए, अलीगढ़ में पढ़ाता, वहाँ पढ़ाता है, वो सब मिलते भी तो पढ़ाई की बात करते हैं। तो आतंक पढ़ाई का, आतंक है पढ़ाई का। और मेरी मम्मी की बहन वो पढ़ाती थी ज्योग्राफी, मेरी मम्मी की एक और बहन उर्दू पढ़ाती थी। तो टीचिंग डॉक्टर नहीं कहते हैं, ऐसा हुआ है। मामा मेरे अच्छे लोग, खानदानी मदरासी हाँ, सही में, हाँ, जिसको पढ़ा रहा है, जिसको देखो सीरियस से पढ़ाई में, अब पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जब इस वाली दुनिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते ना, स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कुछ कर जाएंगे। तो कोई यहाँ चला गया, तो मैं इन सब में जीरो रहता था कि आप बता रहे हैं आपका इंजीनियरिंग करने वाला, आप जी बस चलेगा कुछ करूँगा, गर्दन हिला के निकल गया। तो वो क्या, उनको भी शर्म आ रही कि भाई देखो कुछ तो कराओ। हाँ भाई। तो फिर बम्बई का फैसला कैसे हुआ कि आप वहाँ पे जाके क्या आपने? तो भाई मैं आ गया, और क्योंकि आपका जो पहला ब्रेक है जहाँ से बहुत सारे लोगों ने, हम सब लोगों ने जानना देखना शुरू किया, वो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। जी। लेकिन इस बीच में बहुत लंबा वक्फा है। हाँ। किया क्या आपने, वो बताइए। तो हम आए, शुरुआत में हम किशोर नमित कपूर नाम की जगह थी, वहाँ एडमिशन ले लिया। अच्छा, एक्टिंग क्लास है? एक्टिंग क्लास किया, 3 महीने में एक्टिंग बंद हो गई, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया। मतलब क्योंकि बम्बई आते ही ना, बम्बई का बस सबसे अच्छा पार्ट क्या है, मुंबई का जो कहते हैं कि वो आपको हिला के सीधा कर देती है कि भाई ये है सच्चाई, ये शहर है। इसीलिए सबसे अलग शहर इस दुनिया का वही, बम्बई से करेक्ट शहर कोई है नहीं, दिल्ली भी नहीं, कोई नहीं सर। वो आपको पहले हिला के 2 चांटा मार के ठीक कर देती कि अब बताओ जमीन पे, अब बताओ। दिल्ली का तो कोई तुलना ही नहीं है बॉम्बे से। दिल्ली में तो 90% चीजें आप देखिए कनेक्शन से होती हैं। फर्स्ट डे जब आप ट्रेन से गिरते हैं, समझ में आता है कि ये जो भीड़ है लपेट के ले जाएगी भाई, तुमको आप करते रहिए उसमें आप। तो हम गए, हमने जो है एक हमारे बड़े भाई के दोस्त थे, उनके घर से बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के 4 महीना मैंने वो किया, 4 बंगले में जाके एक्टिंग क्लास। उसके बीच में नई दुनिया बनी, क्या हो रहा है क्या ये। तो फिर मैं समझ में आया कि जिस सिनेमा में मैं काम करना चाह रहा हूँ उसका मुझे सी भी नहीं पता है, मुझे कैमरा भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और पैसा भी नहीं है। अब वो जो तकलीफ़ नहीं होती, घर से कितना मांगे, भाई से भी ले रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। करते कराते मैंने कहा एक्टिंग तो डिलीट करते हैं इसे। फिर एक साहब मैं दोस्त बने, उन्होंने बोला भाई काम करना पड़ेगा, ये सब भूल जाओ। रियलिटी चेक हो गई भाई, मतलब बिना पैसे बिना उसके समझ में आ जाता है। तो मैंने कहा काम कैसे सीखूँ, इंटरव्यू क्या दूंगा, आता ही नहीं कुछ। तो मुझे लेके गया एक जगह, कैलाश खेर साहब नाम है, कैलाश खेर साहब। उनका भाई कुछ करो, ये सब क्या चल रहा है, मैं कैसे करूँगा, मैं तो कहीं नहीं, सब नहीं हो पाएगा, एक्टिविटी काम करते हैं। तो गए, और किसी से ने पूछा क्या करते हैं, हमने कुछ नहीं करते हैं। उसने क्या कर लोगे, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। कर पाओगे? बस ये कॉन्फिडेंस जरूरी है। हाँ, उसने कर लोगे, हमने कहा कर लेंगे, बस कल से आ जाना, कुछ भी कर लेंगे। फिर वो आया, उन्होंने मतलब ऐसे रैंडम काम देना शुरू कर दिया कि काम करो, इसको जाके टेप ऊपर लेके आओ, नीचे लेके आओ, और लाइब्रेरी का टेप होता है चैनल का, सब मैं कर रहा था बैठ कर। जो शुरुआती ट्रेनिंग होती है। हाँ, ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग की तरह मुझे जो है, आप समझ लीजिए कि वहाँ से लेके लाइब्रेरी में विदिन 6, 7, 8, 10 महीना मैंने मशीन सीखी ऑफलाइन। मैंने कहा रात में, हाँ, मीडिया 100 आती है मुझे सर, मैं चैनल में नौकरी कर चुका हूँ कई। अच्छा, न्यूज़ चैनल में, एंटरटेनमेंट चैनल में, जी, सहारा का चैनल था। मैंने रात में, मेरे 2 दोस्त थे, मेरा एक दोस्त था कबीर, मेरे बॉस का छोटा भाई, उनसे मैंने बोला कि यार ये मशीन सिखा दे यार रात में। तो उन्होंने कहा रुकना पड़ेगा, तो मैं वहीं रहता था। फिर तो दिन में उनका जो काम रहे वो सब करूँ, रात में मशीन सीखता था, मीडिया ऑफलाइन कैसे होता क्या होता है। तो 3-4 महीने मैंने जो एक छोटा सा ऑफलाइन काटा, मैंने अपने बॉस को दिखाया कि सर ये कर सकते। राजुल चौहान एक मेरे दोस्त थे, अच्छा, उन्होंने कहा कि करते रहा। तो उन्होंने पुश किया रात वाली शिफ्ट में, शिफ्ट टाइमिंग होती ना, कैमरे में कोई देख ना ले कि भाई ये रात में ये क्या कर रहा है। पर वो करते करते मैंने जो है धीरे धीरे इस चैनल में एक प्रोमो प्रोड्यूसर बना। फिर मैंने उसे नौकरी छोड़ी, फिर मैं दूसरे चैनल गया, जी सिनेमा, वहाँ मैंने प्रोमोस किया। फिर मैंने वो छोड़ा, फिर मैंने फिर मेरा हो गया कि प्रोमो उन्होंने सब बहुत हो चुका है, नॉन फिक्शन शो करेंगे। उस टाइम पे एक शो आया था फेम गुरुकुल, आपको याद होगा, फेम गुरुकुल, जिसमें अरिजीत सिंह आए थे। उनकी जो ऑफलाइन कटी नहीं थी, ये AV में हमने काम किया, मतलब वो हमारा। अच्छा। वो और रूपरेखा बनर्जी आए थे, 2 लोग। वो शो पे पोस्ट में था मैं, बाय द टाइम 2005-6 ऐसा हो गया था। अच्छा।
तब मैं शो शुरू, अब मैं नौकरी करता हूँ। अब मेरा उस टाइम से लेके वासेपुर जब तक आप नहीं कहते प्रोडक्शन तक का काम। फिर मैंने टीवी किया, टीवी में नॉन फिक्शन किया, 7-8-10 शो फ्रॉम एसोसिएट प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर किया, कॉन्टिलो फिल्म यहाँ वहाँ। फिर मैंने जो है बीच में मेरा बहुत मन था, किस्मत ही कहते हैं कि मैंने इसी दिल्ली के एक साहब हैं गौरव ढिंगरा, हम लोग मिले। वो अमेरिकन शो एक होता है अमेजिंग रेस, दुनिया के बड़े शो में से एक था, इंडिया में होने वाला था वो। अच्छा। उसने बोला करोगे, मैंने कहा डन करेंगे। तो वो लोग अमेरिकन क्रू के साथ काम किया, WRB करके एक चीज़ थी, कृष्णेंदु बोस। हम और गौरव ने समझ लिया दिल्ली बम्बई मिला के 4-5-6 सीज़न के एपिसोड यहाँ किए। शायद उसमें से 2 को एमी अवार्ड मिला है, जो इंडियन शो। अच्छा। उसमें प्रोडक्शन करते हैं, पर अमेरिकन प्रोडक्शन था। फिर मैंने एक ट्रक वाला शो देखा होगा आपने, अंग्रेज ट्रक चला रहे हैं हिंदुस्तान में, हिस्ट्री टीवी डिस्कवरी में आया था, गोरे आते हैं ट्रक चलाते हैं। हाँ, वो हमने किया इंडिया में। फिर हम लोग ये सब करने लगे। फिर 2010 में मैंने डिसाइड किया कि अपनी कंपनी खोलेंगे। जब 20 घंटा दूसरे के लिए मरना है तो अपने लिए मरते खुद करेंगे। ठीक है। या मैंने अपनी वाइफ के साथ एक कंपनी खोली, वो भी प्रोड्यूसर थी। अच्छा। फिर मैंने EP सब नहीं इतने सारे काम लेने शुरू किए, 2-3 पिक्चर करा था। उसी के बीच में वासेपुर आई, जिसमें से वो एक्टर चले गए कहीं पे, भाग गए वहाँ स्लॉटर हाउस से कपड़ा पहना फट से, क्योंकि 4 घंटे में देनी थी। जिनको एक्चुअली करना था, वो स्लॉटर हाउस असली था इलाहाबाद का। एक्सपेक्टर जी हाँ, गोपाल सिंह। हाँ, तो अच्छा, वो भाग लिया। वो क्योंकि असली था ना स्लॉटर हाउस, बेचारे आए इलाहाबाद में शूट चल रही थी, देखे तो भाग गए। 4 घंटे की लोकेशन मिली थी। सर ने बोला कपड़ा पहन ले फटाफट कर, नहीं तो चला जाएगा। वो मैंने कपड़ा पहना, वो दूसरे की साइज का था, फट गया। वो उस फटे कपड़े को सिला गया, जल्दी 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 नहीं कहते हैं, कैमरा लगा वाला सीन हुआ उंगली वाला। वो मेरा फर्स्ट सीन था। मतलब वो इतनी जल्दी में होता कि इतनी बदबू थी, इतना सब बुरा हाल था कि अनुभूति उनकी एसोसिएट डायरेक्टर जो थी अनुराग की बहन को, फैसल भाई ख़त्म करो इसे। मैंने कहा चल करते, नहीं तो आज गए तो मार खाएंगे। तो किया, ख़त्म किया। जब ख़त्म सर ने बोला कि अरे और भी सीन है तुम्हारा। मैंने कहा अरे मेरी तो शादी हो रही है। तो उस टाइम में शादी होने वाली थी। अच्छा, 12 में ही? वहाँ 12 से पहले, हाँ शूटिंग जब चलती है 11 में। तो लाइफ भाई ऐसे चल रही है अब तब से। कंपनी तो वासेपुर में आप कैसे जुड़े, कैसे थे? क्या हम अमेजिंग रेस कर रहे थे बनारस में। हाँ। अब अच्छा, पास में ही थे? हमने क्या, सर को मैं जानता हूँ इलाहाबाद। हाँ, सर से मेरा सर के साथ काम किया हुआ है। सर और हम लोग जो है एक न्यूज़ चैनल के लिए बॉम्बे में, जो मुंबई सहारा था ना, हाँ, हम लोग एक शो बनाते थे, रैक्स टू रिचेस्ट। सर होस्ट थे उसके। उसमें क्या, बम्बई के उन लोगों की कहानी जो कुछ नहीं लेके आए हैं और वहाँ प्रूफ किया है। हाँ, उसमें बहुत से लोग, सर ऐसे ऐसे लोग मिले उसमें कि दिमाग ही खुल गया। नेचुरल आइसक्रीम वाले की बात जिनकी कर रहा हूँ, और तो वो सर होस्ट थे उसके। अच्छा। तो हम लोग गरीबी रेखा के नीचे वाला प्रोडक्शन नहीं होता, सर आप होस्ट कर लीजिए, हम ये कर लेते हैं। ये करके दोनों भाई हम डॉक्टर कहते ठीक है चलो चलो अच्छा है। बेसिक मिनिमम डिनोमिनेटर वाले कि भाई देखो ये कैसा है कि पैसा नहीं है तुमको इतना दे पाएंगे होस्टिंग का, सुबह सुबह शूटिंग करेंगे, सुबह 7 बजे शूटिंग करनी होती थी उसकी। तो वो बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला शो था और रियल लोग थे जो थे। तो हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया था। सर उस टाइम पे भी सर थे वहाँ पे, अजय राय जो वो उसके वो थे प्रोड्यूसर। उन्होंने बोला कि इलाहाबाद का एक चंक है, बनारस वाला शूटिंग ख़त्म करके ये अमेरिकन शो का सीधे तुम इलाहाबाद जाना, ये 7 दिन का काम कर लो फिर निकल जाएंगे। तो 7 दिन का शूट इलाहाबाद वाला जो था वो हम कर रहे थे, इधर ये हो रहा था। पर उसी में क्या हो कि वो खिंचता गया, फिर हम लोग रुक ही गए, क्योंकि जो है फिल्म जो बन रही थी ना वासेपुर, समझ लीजिए मेहनत से भरी फिल्म थी। हम लोग चाहते कि फिल्म ख़त्म हो, बस ऊपर वाला करे। सर जो है निकले हैं जंग लड़ने के लिए 4 महीना शूटिंग करने निकला है वो आदमी। तो वो जब शूटिंग चल रही थी तब मेरी उस समय अनुराग से बहुत लंबा एक इंटरेक्शन हुआ था। तो उससे आइडिया तो लग रहा था कि मतलब अजीब बहुत सारे, इसमें पूरी शिव जी की बारात टाइप इकट्ठा हुई है। भयंकर टीम थी तो सब उसमें जुटे, साथियों आगे बढ़ो नहीं। हाँ सर, कुछ तो आएंगे। वो सर वो एक जो कंपनी की बात आपने कही फैसल भाई, बताइए। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उस पर क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन पढ़ने को 2-3 जगह मिला कि अनुराग कश्यप के साथ फैसल ने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई। वो क्या कहानी थी और बनी क्या थी, बनी कि नहीं बनी, उसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसमें क्या हमने आज कहाँ है वो? हाँ, आज हमने नहीं, वो अलग कंपनी थी। अच्छा। उसमें क्या था कि सर और हमने सोचा, हमने एक दिन मैंने ऐसे बात हो रही थी, हमने कहा सर सीरीज़ बनाने का बड़ा मन है। तो उस टाइम क्या था कि सीरीज़ जैसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले सर ही हैं। जब घर भर जाते थे ना कभी, तो ये सब चीज़ें जो हम अभी देख रहे हैं वो सर
तो क्रैक कर रखा 2006-7-8 में ये सब चलेगा आने वाले ये। और पूरा उनके पास लाइब्रेरी थी ना, और उनसे क्या हम लोग मांग लेते DVD दे दो, देख के दे देंगे, नहीं फ्री में बाहर पैसा लगता तो हर दिन भिख मंगी 4 DVD दे दो देख लेंगे। तो मैंने बोला सर मैं सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। तो सर ने बोला कि सीखो पहले क्या होती है सीरीज़। अपने को तो क्या कॉन्फिडेंस बोल दिया, अरे हाँ देखी बात देखी, क्या देखी है। तो मैंने बताया कुछ नहीं देखा। तब सर ने हम लोग को इंट्रोड्यूस करा सही में इस दुनिया को क्या। और मेरा एक दोस्त था अमोर आदित्य, राइटर था, उसने बताया कि बहुत सीरीज। तो हमने सर को बोला सर एक सीरीज़ बनाएंगे, 24 नाम का एक शो आने वाला था, उसको काउंटर करने के लिए एक शो बनाएंगे। 2009-10 की बात है। अनिल कपूर वाली जी, इंडिया में जब सीरीज आ रहा था ना, पहला वो था। जी पहला। तो दूसरे हम लोग थे पहले साथ। तो हमने काउंटर ऑफर किया एक दूसरे चैनल को, उन्होंने कहा ठीक है। और हम लोगों ने से 1 साल लिखा, 1 साल। और 1 साल सर ने जो सुपरवाइज किया उसे राइटिंग को। और हम लोग जब एपिसोड अभी तो दुनिया अलग तरीके से चलती, जब हम लोग बना रहे थे तो 800 पन्ना लिख के गए थे, ये शो होगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब डिटेल प्लानिंग था। और सर उसके प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर और नहीं डायरेक्टर नहीं था, सोरन भी कर रहे थे। और उसमें जो हमारे वासन ने एक किया था पायलट में, और रिभू नील गुहा करके मेरे दोस्त था, उन दोनों ने डायरेक्ट किया था। अच्छा। उसमें जो है उसका एक काउंटर नाम भी रखा था हम लोगों ने, डेब्यू। अच्छा। उसमें सबका डेब्यू हो रहा था। अच्छा। उसमें सेकंड एडी फर्स्ट एडी बनता, उसका भी डेब्यू था। उसके पूरी क्रू डेब्यू से आ रही है, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। सब ने टीम बनाई और सब उसने शो का पायलट बनाया। उसमें गुलशन देवैया थे, राधिका आप्टे थे, सब थे सर। अच्छा। हितेश बाल, पूरा पायलट बना वो। पर पायलट बनने की मेहनत के 1.5 साल चले गए उसमें, और 1 साल या 1.5 साल और जब उन्होंने प्लेटफॉर्म ने शो देखा, उन्हें कुछ उनसे बीच में नहीं हो पाया मसला, पर उनको दिख रहा था कि सावधान इंडिया टाइप बनाना है। हमने कहा ये सब नहीं बनाएंगे हम, सावधान इंडिया यही है शो। और हमने सब तमीज़ से बनाया शो। मतलब थाईलैंड शूट करने के लिए गया, उसका एक सीन, ये कास्ट और फिल्म कैमरे टाइप की दुनिया में नहीं, अच्छे कैमरे पे शूट हुआ, अच्छा म्यूज़िक हुआ, हितेश सर ने म्यूज़िक दिया था, ये सब थे उसमें। मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग थी जो आप कही। तो वो क्या हुआ, सब होने के बाद वो नहीं हुआ। तो सर ने बोला कि अब क्या करेगा टाइगर। तो मैंने कोई बात नहीं ब्रदर, दूसरा शो बनाएंगे। तो हमने एक और शो बनाया MTV के लिए, ये अब साथ ही में काम किया हम 2-3 साल, फैंटम खुलने के पहले तक। अच्छा। हमने अच्छे से काम किया सर। एक हमने दूसरा शो बनाया MTV ट्रैफिक, 5 कहानी बनाई थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। उसको ITA अवार्ड मिलता। हाँ सर, उसमें भी हो सकता है। तो ये उस प्रोडक्शन कंपनी में कितना हिस्सा बन रहा है, जो कि कॉमन कंपनी। हाँ, कॉमन कंपनी। फिर सर ने ये खोल दिया, मैंने कोई और खोल दिया, वो खत्म हो गई कहानी। अच्छा, रास्ता वहाँ से अलग। रास्ता, हाँ, अभी भी रास्ता अलग का, भाई की तो वो तो है। हाँ, तो बड़ी लड़ाई में चले गए वो, बड़ी लड़ाई ना, फिल्म ये सब। ठीक बात। हाँ, तो एक तो ये है कि मेरा अगला जो सवाल दिमाग में आ रहा है फैसल भाई, कि कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिंग में नहीं थी, लेकिन पहचान जो आपको मिली है वो एक्टिंग से मिली है ना। तो एक्टिंग कई बार होता है ना, जिसमें आपको सफलता मिलती है, फिर आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं, उसमें बिजी होते जाते हैं चीज़ें। इस समय की प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि अभी भी मैं तो मतलब, एक तो उस दुनिया में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ नहीं आए, वहाँ पर बहुत बड़े धुर्राट टाइप एक्टर होंगे, बहुत सारे NSD से लेके और कहाँ तमाम लोगों के बीच में। तो कभी ऐसा लगता है कि काश वो ट्रेनिंग जो थी वो कुछ बेसिक हो गई होती, क्योंकि आज लगता है कि कहीं थोड़ा सा वो उसमें कहीं किसी मौके मतलब पहचान तो आपकी बहुत ज़बरदस्त तो पंचायत से बनी है, फिर भी कभी ऐसा लगता है कि वो काम कर लेना चाहिए था, एक फॉर्मल ट्रेनिंग से बड़ा हेल्प मिल जाती है? भाई मैं तो बताऊं कि सच में पढ़ाई कर लेना चाहिए था सिनेमा की, या तो किसी माध्यम के थ्रू जो फिल्म का कोर्स होता है, या तो एक्टिंग के थ्रू। क्योंकि जो चीज़ समझने में आपको 8 घंटा लगेगा, ये चीज़ 2 घंटे में समझा देती है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग। मुझे ये बात तो जायज़ है, ये बात सच भी है, मैंने भी नहीं कि अफसोस होता है। तो मुझे जब मैं इस दुनिया में आया आज काम करने में, तो मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग थी नहीं कि कैसे बनेगा क्या बनेगा। तो मैं आधे टाइम रिसर्च कर रहा होता था, उसमें टाइम बहुत जाता रहता है। अब क्या ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो चीज़ आपको पता है, सेम एक्टिंग में भी होता है
कि प्रॉपरली पढ़ लेना चाहिए, पर एक्टिंग पढ़ लेनी चाहिए, देखना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, वो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं 80% टाइम इंटरनेट की दुनिया से जो है सेट रहता हूँ और सीख अभी भी चलता है। और अभी क्या होता है कि जैसे मेरे अब तो दोस्त आ रहे हैं अच्छे, तो उनके पास रात में फ़ोन कर देता हूँ, यार ये कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, तो समझा देते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है यार, तो ये तो यार पता होना चाहिए था, नहीं होता, ये तो बहुत मेथड्स जो हैं, हाँ जो मेथड जो चीज़ें होती हैं, तो वो मुझे लगता है कि सब मेरे का किसी को भी ऐसे नहीं आना चाहिए जैसे मैं आया हूँ। वो मतलब ये उसके बाद भी आप लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि थोड़ी सी कमी के बावजूद, ट्रेनिंग की कमी कहें या चाहे उसमें, उसके बावजूद आपने अपना स्पेस बना लिया। लेकिन बहुत सारे लोग इतने लिमिटेशन के साथ आए तो शायद ना बना नाम ने क्या, दूसरा क्या कि मैंने शूटिंग बहुत देखी है भाई, तो इस प्रोसेस को मुझे अच्छे से पता है। लेफ्ट राइट दाएं बाएं जो नहीं होता है, मैंने सैकड़ों दिन शूटिंग देखी है और शूटिंग की है। मैं इस दुनिया को जानता हूँ अच्छे से। 4 आने का कितने का आता है, लेफ्ट राइट, ये जो कैमरा कब आया, ये कब आया, वो लाइटिंग कैसे ले रहा है, ये क्या, क्योंकि मैं शूटिंग देखता था जाके। आप समझ रहे हैं कि मैं शूटिंग के टाइम में मॉनिटर पीछे बैठ के देखता था। मैंने बहुत साल निकाला है सब करते हुए। मैं एक तमीज़ का एडी भी था लोगों के लिए, एक प्रोडक्शन वाला तो हूँ ही हूँ जीवन में। हम जिस दुनिया में आते हैं, जब हम लोग प्रोडक्शन करने आए, तो हम लोग प्रोडक्शन वाले को भी यहाँ पे ना लोग कहते हैं ना, तुम्हारे इवेंट मैनेजर की तरह लोग देखते हैं। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले स्क्रिप्ट वो पढ़ता है, सबसे पहले प्लानिंग वो बनाता है। 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ये सब कर आके आए, तो वो चलो काम तो देता है, पर ट्रेनिंग होने से क्या होता है या फिर थिएटर करने से क्या होता है कि आपकी बहुत चीज़ें सॉल्व रहती हैं ब्रेन में। मैं जब एक्टिंग के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहले पढ़ता हूँ 10 बार बैठ के, फिर रेफरेंसिंग करने में मुझे लगता है अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा रूट करेंगे, फिर नोट्स बनाता हूँ। पर कुछ जो ट्रेंड लोग होते हैं उनकी दुनिया अलग चल रही होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता रहता है। आप बहुत सारी सिचुएशंस को ऑलरेडी कर चुके आप जानते हैं। आप क्या मेरा आप देखेंगे पिक्चर का नोट तो साइड में छुपा के रखता है, ये वाला सीन में ऐसे दिखाना नहीं किसी को तो ये है। तो अमित सियाल मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, उनसे बहुत मैं पूछता हूँ, वो ट्रेन आदमी है वो, तो कहते हैं नहीं ये तो आसान से, कभी कभी बहुत बड़ा सा दिमाग में चीज़ रहती है ना, इतने हो जाती है, आपको लगता है यार ये इतने मैंने नहीं आता, तो तब सोच होता है। ये आप सच कह रहे हैं कि करना चाहिए, होना चाहिए। तो मेरा वही सवाल था, क्योंकि ना तो आज जब आप पाते हैं कि ये सारी चीज़ें, लेकिन अब चूंकि एक्टिंग से पहचान बनी है, आपके पास बहुत सारे ऑफर आ रहे होंगे एक्टिंग करने के लिए, ये वो, तब जो एक तमीज वाला जो एडी था, जो प्रोडक्शन वाला था, जिसको ये सारी चीज़ें भी पता है, कैमरे के पीछे जितनी सारी चीज़ें, उससे वो बहुत वेल अवेयर है, और फिर कैमरे के सामने भी उसकी उतनी छवि है। दोनों में आप कौन से उसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं आगे? क्योंकि सारा कुछ एक साथ कर पाना, मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक्टिंग वाला या क्या। कोई भी चीज़ सब चीज़ नहीं कर सकता आदमी भाई। तो मैंने अभी क्या था कि अभी तो एक्टिंग मिल रही तो कर रहा हूँ, पर मेरी जो कहानी है जो मैंने डेवलप की इतने साल से, कुछ चीज़ें वो धीरे धीरे करके शेयर करता रहता हूँ। कि कोविड के बाद क्योंकि बहुत सी चीज़ें बंद हो गई, 3 शो बना रहा था, बंद हो गया तीनों बैक टू बैक 1.5 साल में, तो बंद हुआ। तो उसके बाद समझ टाइम चला जाता है, पैसा चला गया है, पैसा भी टाइम बहुत जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट का टाइम कभी कोई देखता नहीं है। ठीक है, वो तो आप प्लेटफॉर्म पैसा देता है उस दिन से काउंट करता है, पर उसके पहले 1.5 साल उसको लगने में लगता है ना, ट्रैक करना क्या करना सबसे बहुत। तो वो जो है वो अब मैंने शुरू किया है कि देखिए जो मज़ा बनाने का है ना किसी में नहीं है, एक्टिंग में नहीं। अच्छा, क्योंकि क्या है कि आदत पड़ गई दुख झेलने की तो सुख जो झेला नहीं चाहते, झेल नहीं पा रहे भाई इतना खाली टाइम है क्या करें, अपना तो मरना जीना रहता था कि कल की रोटी 2 बजे बैठे, हेलो ये स्क्रिप्ट में यार चेंजेस कर सकते हैं, कल की रोटी कहाँ से आएगी। तो वो है। तो अभी मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे कि वो है प्रोड्यूसर है, तो 1 साल बाद कह रहा अरे बस करो, आप कितना ऐश करोगे, चलो वापस चलोगे, स्क्रिप्ट भेजना, पढ़ो, हाँ पढ़ो, बैठ के पढ़ के बताओ क्या है चेंजेस वेंजेस, खाली बैठ के खा रहे हो, इंटरव्यू देते रहते दिन भर, ये तो क्या है। वो मज़ा था भाई, पिक्चर बनाने का जो मज़ा है ना, वो एक्टिंग में नहीं हो सकता है। तो ये मतलब ये जो बात है, ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक व्यक्ति की बात है, आदमी पर्सन टू पर्सन चॉइस की बात है कि किसको किस में मज़ा आता है। और चूँकि फैसल को आप लोगों ने, मैं इस बातचीत में या हमारी पहले की भी जो थोड़ी बहुत जानकारी, उसमें 2 डिफरेंट जो हिस्से हैं फिल्म सिनेमा के, उन दोनों में उनकी दखल थी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था जानबूझ के। और मैं जानना चाह रहा था कि आप किस में हैं। हो सकता है यही सवाल आप नसीरुद्दीन शाह साहब से पूछें तो कहेंगे एक्टिंग के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, एक्टिंग के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो क्लैरिटी है ये बहुत ज़रूरी होता है एक टाइम के बाद,
ये जो फिल्म बनाने का जो आपका जो पहली रुचि है, वो पहला जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करना है, उस सिनेमा को बनाने में जो मजा है और वो आनंद जो है। क्योंकि फर्स्ट डे होता है, कागज लिखा जाता है ये ऐसा कुछ बनाएंगे, जिस दिन वो ऑन एयर हो गया अपना नाम देखते हैं ना, लगता है बॉस ये है, वो देखने का जो मैंने हमने सबने सोचा था, मैंने शो बनाया, पिक्चर बनाई या सीरीज बनाया, कुछ बनाया, जिस दिन वो नाम आता है ना, सबका नाम होता है, तो एक नज़र जाती है बॉस इसमें कितना मरे थे, ठीक है, जो चीज़ छोटी सी भी होती है, छोटी सी, मैंने जैसे डिस्कवरी के लिए वो इनक्रेडिबल इंडिया के सारे मंदिर वाले वीडियो बनाए, ठीक है, मान लीजिए, या फिर किसी के लिए कुछ किया, एक शो बनाया मैंने स्मोक, उस शो को बनाने में 3.5 साल लग गए, शुरू से लेकर एंड तक। लोगों को लग रहा है कि 1.5 साल में बनाया, पर 3.5 साल लाइफ का एक शो बनाते बनाते बनाते, जब इंडिया में सीक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, इनसाइड एज आया तो वो भी शो आया था, पर उसको मतलब वो जिस उस पर था प्लेटफॉर्म पे, पर वो जब 3.5 साल दिखते हैं फिर उसमें, बॉस कहाँ से शुरू किया था, एक पन्ने से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से एक पीपीटी से प्रेजेंटेशन, उसके बाद उसने कहा नहीं करेंगे, फिर भाग के वापस आया, रात भर फिर मीटिंग, मरी रहे ना उसके लिए, करना है भाई साहब, साथियों आगे बढ़ो, नहीं होता है, देखा जाएगा, उसमें कभी कभी बीच में तक नहीं होगा, खत्म हो गए, ये जो नहीं होगा खत्म हो गए। यहाँ से मुझे एक घटना याद आ गई, उसके बारे में बताइए। आपने वैसे 1-2 जगह जिक्र किया, अमिताभ बच्चन के साथ आपका एक वाकया हुआ। अरे वो उल्टा हो गया, उन्होंने बताया अलग तरीके से। अच्छा, वो है नहीं, हम उनके घर गए, कुछ काम चल रहा था, उनके घर गए, खाना वाना खाया, वापस आ गए। उसके बाद वो शो उन्होंने कर लिया, हम कुछ और करने लगे, पर जिन्होंने उसको घुमाया ना कि मुझे नौकरी से निकल, सब नहीं हुआ है। अच्छा, अभी मैंने ऐड किया उनके साथ एक विज्ञापन, और क्या, कहाँ पे? साइबर क्राइम का देखा नहीं आपने? अभी देखा, ऑन एयर है, ऑन एयर है। हाँ, दिन भर थे उनके साथ। अच्छा, वो तो वो खुश थे? अरे वो देखते ही भाई दोनों ऐसे मुस्कुराते हैं, पूरा दांत ही निकला हुआ देख रहे हैं। तो उनके साथ काम करने का कोई सपना था या मतलब कुछ? अरे क्यों नहीं, जिंदगी में बम्बई आने का सपना क्या होता है? बम्बई आने का सपना छोड़िए, 2 इलाहाबादी कुछ वो क्या, वो कैमराडरी जो होती है इलाहाबाद। अगर 10 करोड़ लोग आए होंगे उनकी वजह से बम्बई में, तो उसमें से मैं भी एक आदमी हूँ। हर एक आदमी के अंदर जो होता नहीं, बच्चन है भाई, अमिताभ बच्चन सही। और क्या, आपने इलाहाबाद के देख के तो यार देखा दूर से, जब पहली बार गया था उनके पास, तब भी जो है वो गया तो काम से ही था, पर सबसे मैंने उन्हें किताब निकल कर ऑटोग्राफ दे दो भैया पता नहीं मौका क्या। और इतना खाया मैंने उनके घर पे, उनके यहाँ खाना आता रहता लगा था। अब वो क्या है कि आता रहेगा, वो ऐसा ना भी नहीं कह सकते, तो मैं ठूसा जो मिला भाई, और वो चलती रहती साइकिल। मैंने उनसे पूछा, जब तब गया तब तिल का लड्डू रखे थे, वो खाओगे? हमने कहा आया है कि वहीं से आया है। और अब की बार जब मिले शूटिंग पे, तो देख ही रहे हम लोग, सुबह पूरा क्रू देख रहा है उनको, पंचायत के भी लोग थे, सब लोग देख ही रहे हैं उनको। अरे बोलिए, तो ऐसे नहीं थे पंचायत के क्रू भी वहाँ पे? तो मतलब कि क्या कॉमन कुछ कर रहे थे पंचायत के साथ? पंचायत ने कैंपेन किया था एक साइबर क्राइम का, ओके, तो डायरेक्टर भी था, सब था। और दीपक हमारा उनका जो है डायरेक्टर, तो वो सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक, बच्चन साहब अब क्या चाहिए, सब जो जाके ऐसे देख रहा है, देखो वो कुछ बोल भी नहीं, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बच्चन साहब है वो, क्या आदमी है मजा नहीं। वो जो कहानी थी, वो ये कहानी थी कि कोई एक स्क्रिप्ट उन्होंने उनके साथ फैसल भाई की नहीं, वो क्या दूसरी स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट में सब लोग सुना रहे थे उनको। अब वो क्या है कि वो जब सुनते हैं तो ऐसे कोई बैठा है, तो मान लीजिए ऐसे देख रहा है, तो मुझे लगा मुझे ही देख रहे हैं, तो मैंने कहा भाई मुझसे ही पूछेंगे क्या सवाल, क्योंकि अगर मुझे तो ऐसे ही साला क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला, यहाँ पे साला चेहरा मेरी तरफ है, तो मैं मुंह ऐसे टेढ़ा वाला नजर बचा रहा हूँ, ये खाया, फिर मैंने टेढ़ा कर लिया, इधर कर दिया कि मुझसे जैसे ही खत्म होगा सवाल मुझ पे ही आएगा। तो वो एक अजीब सा नहीं होता कि बच्चन साहब फर्स्ट टाइम, और वो उनको स्क्रिप्ट तो याद ही रहती भाई, उनका ब्रेन पता नहीं, मुझे उस टाइम इतना याद था, उनको पेज बाय पेज याद था, ये इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। मैंने कहा सोचा यार इतना, तो आदमी ऐसा ही बड़ा नहीं बनता। हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ तो मेहनत करता, कुछ तो लगाता है उसमें खून पसीना भाई। इतना याद रखना और अपने किरदार के बारे में इतना क्लैरिटी से बात करना, और अभी भी अच्छा, उसके कई साल बाद उस दिन कर रहे हैं शूटिंग, सीधे आए बोलना चालू किया, और मैं तो हंसी रहा हूँ उनको देख के, तो डायरेक्टर बता रहा है सीरियस बोलना है। मैंने कहा सॉरी, अपना मुंह खुला ही डाले सर, तुरंत ही हाथ मिला के गले वाले मिल के जो भी अपना नहीं कहते, और कैमरे वाले को रखा था, फोटो जरूर चाहिए मुझे। घर वापस आया, खत्म करके फोटो तुरंत फ्रेम कराई ये काम हो चुका है मेरा भाई का, टिकमार्क खत्म भाई। हाँ, वो उनके साथ कोई ऐसा
रोल एक्टिंग बतौर, हालांकि आपने बता यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया एक्टिंग दूसरी प्रायोरिटी है, सिनेमा बनाना पहली प्रायोरिटी, फिर भी कोई ऐसा रोल जो लगे कि मतलब कहीं से भी गाइड से लेके मेरा नाम जोकर से लेके आज तक कहीं पे भी कि ये रोल करना चाहता हूँ मैं, या नहीं भाई भी तो ऐसा ये वाली चॉइस अपने हाथ में है ही नहीं, वो किसी और के हाथ में रहती है। चॉइस अगर करना हो तो पता नहीं, अभी तक सोचा नहीं मैंने ये तो उसके बाद। पर मैं आपको बताऊं कि मेरी आदत ज़रूर है कि मैं चीज़ सब गाइड से याद आया कि मैं ये पिक्चरें लाइफ में देखता रहता हूँ। मैं रोज़ एक पिक्चर देखता हूँ, मेरे को 16-18 साल हो गया। अभी यहाँ भी आया तो डाउनलोड करके लाया हूँ रात के लिए। कहीं ऐसा ना इंटरनेट गायब हो जाए। नहीं डाउनलोड करके वहीं से बम्बई से डाउनलोड करके आया हूँ। ये आदत बनाई हुई है कि देखूँ मैं, देखने के बाद उसके बारे में फिर से पढ़ता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ, कैसे बना क्या बना दाम नहीं था। पर यह कि कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ही करूँ जो भी हो। ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा करने के लिए अभी कोई ऐसा रिजेक्शन, क्योंकि लंबा होता है, फिर से मैं उस क्लीशे से बचते हुए संघर्ष वाले क्लीशे से बचते हुए, कोई ऐसा रिजेक्शन जो आपको बुरा लगा कि आपको मतलब खारिज कर दिया गया है, आपको वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, आपको बुरा लगा, याद हो? रिजेक्शन की प्रैक्टिस जब आप प्रोड्यूसर बनेंगे ना तब आपको हो जाएगी डेली बेसिस पे। आप क्या करेंगे, 10 महीना बैठ के बनाएंगे कुछ 4 कंटेंट, फिर आप जाएंगे प्लेटफॉर्म के वो अपनी कुछ कहानी बता रहा होगा, 5 मिनट के अंदर खत्म हो गए ना, खत्म, नई चीज़ बैठे मेहनत इतना रिजेक्ट हुए हैं भाई कि आपको क्या बताएं, इतना रिजेक्ट कि नहीं बैठ के बैठने दे, अब क्या करेंगे। अच्छा उससे बहस भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म लगाएगा, वो प्लेटफॉर्म है वो, या फिर वो लाला है, हम लोगों ने लाला क्या बोलता है ठीक है, वो गलत भी बोल रहा है या इतना या ठीक है, वो अपनी कुछ कहानी बता देता है। वो सामने वाला 80% टाइम क्या होता है कि अपनी स्क्रिप्ट बनाना चाहता है, वो आपकी स्क्रिप्ट नहीं सुन रहा है कि डूड यू नो व्हाट, ये कर देते हैं, अरे नहीं सर ऐसे नहीं, ना अरे होता तो है, रेफरेंसिंग कहीं से लाएगा तो आप डरे रहते हैं कि कहीं हमारी वाली नहीं कहानी इधर की उधर कर दे। ये कहानी के तो बहुत रिजेक्शन सर, ख़राब से ख़राब। एक बार तो एक आदमी ने सर क्या किया कि सुना कंटेंट और एरो बना रहा था, अच्छा सुनते सुनते कह रहा भाई ये एंड में ना ड्रॉप हो गया वो किसी कंपनी का बहुत बड़ा इंसान था वो, हम लोग देख रहे हैं सब एक दूसरे को कि ये क्या तो बता रहा है, ये ड्रॉप हो गया। अब उसने पूरा सुना स्क्रिप्ट और ऐसे सुना एरो की तरह, गुड पॉइंट बैड पॉइंट नहीं कहता ऐसे, फिर एक जगह सीधी लाइन कर दिया। मैंने कहा कि फिर कहता है यार ये एंड में ना फिल्म ड्रॉप हो गई। अच्छा तो इसमें आप क्या समझेंगे एरो में अगर मैं अपने घर लेके जाऊं कि भाई ये किसी ने बताया है, वो बहुत बड़े इंसान, हाँ सच में महान आत्मा से। तो कुछ आपने कंगना रनौत के साथ भी कोई फिल्म की है? रिवॉल्वर रानी की। रिवॉल्वर रानी, हाँ। उसकी कोई कहानी वो कैसे, मतलब उनके साथ कैसे? नहीं उन लोग मैं उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है, उनकी बहन हमारे काम भी करती थी। अच्छा। हम लोग सब साथ में काम किए रंगोली के। हाँ वो बहुत छोटे, और जो है ये कब आई रिवॉल्वर रानी? मतलब ये 2013 में आई थी, 2010-11 में शूट हुआ था। अच्छा बहुत ही जंगी फिल्म थी। हम लोग कहाँ शूट करने गए, उधर भिंड चले गए थे भाई, झगड़ा। अच्छा। असली लोग हम सब झगड़ा हो गया था उधर, चंबल साइड हाँ कि चलो वो करते हैं। तो वो हम लोग गए थे, वो भी मुरैना साइड नहीं भिंड साइड गए थे, दूसरी साइड थे। तो वहाँ पे था तो हम लोग, तो मैं और मेरी वाइफ और जो है और रंगोली साथ में काम किए, मतलब वो हम हमारे ऑफिस में हम लोग काम करते थे और अच्छा काम करते थे। अच्छा हाँ। 2 बार आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया हाँ। यहाँ पर उनसे, और उनके बारे में मैंने सुना, आपके मुँह से कहीं सुना था, तो थोड़ा सा वो जानना चाह रहा। आपने एक जगह कहीं मेंशन किया कि शी इज़ अ फाइटर, हाँ। और वो थोड़ी सी वो कहानी कैसे मुलाकात हुई और व्हाई यू थिंक कि शी इज़ अ फाइटर? अब मैं क्योंकि फाइटर इन द सेंस कि एक तो जब हम लोग मिले थे तो एक्सीडेंट हो रखा था उसका। अच्छा। हाँ तो ये राइट साइड का पूरा 16-17 फ्रैक्चर है पैर में। हाँ वो 1-1.25 साल तो बेड पे थी वो। फिर वो जो है, तो वहीं पे आप लोग मिले? नहीं उसके बाद, जब बेड होने के बाद मैं जानता था, उसके बाद मैं जानता था कि ये कोई है लड़की, जब वो ठीक ठाक, तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया उसका। फिर 1-1.25 साल बाद जो है वो क्लचेस पे ऑफिस आया करती थी। okay. और उसका किडनी का इशू है कुछ तो था। तो मुझे लगता था बस ये लोग कहाँ से पैदा हुए हैं, अपना तो ऐसा हो जाए तो लेट ही जाए नहीं है ना। पर वो लोग नहीं कहते, हिम्मत होती है और वो कर देती है। शी इज़ लाइक, और उसको ओवरकम किया उन्होंने? ओवरकम कर दिया। हाँ किडनी नहीं है उसकी एक,
मैंने कहा ये सब हमको हो जाए ना तो हम तो यहीं से निकल जाएं, डिप्रेशन। स्टेशन पे एक बोर्ड लगा के रोज 500 कमाए कि भाई साहब देखिए मेरी हालत ऐसी, मतलब कभी कभी पर्सन टू पर्सन है। तो वो है उसका, उस पे उसी, और क्या है कि डिसिप्लिन है करेक्टली काम वाम का भी अपना, क्या है कि चलना चौकीदार जपना भी है। इतनी सब बीमारी मुझे काम भी करती है वो, मतलब जिसमें नहीं कहता, मेरी मम्मी इतने साल तक कोई सोचो मैं नहीं कर सकता भाई वो काम जिसे कहते हैं टीचिंग, मैं तो मार दूँ बच्चों को एक ही दिन में। कोई 30-30 साल लोग कैसे पढ़ा सकते हैं इतना दूर दूर जाके ट्रेन पे जाके, ऐसे नहीं कहते, मेरी मम्मी ट्रेन जाती फूलपुर तक पढ़ा के वापस आती थी। तो इसलिए ये लोग हैं महिलाएं कुछ जो है खतरनाक टाइप की। मेरी वाइफ जो है वो है उसका असल में एक और कनेक्शन ये हमारा मिल गया, मेरे पिताजी भी टीचर थे। तो क्या है मतलब अब थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मनी इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं ऐसे। मैंने अपने टाइम पे ये देखा, अपने टाइम तक मतलब 90s जब तक हम लोग स्कूल में थे 95-6 तक, तो पुराने जो टीचर थे बहुत सारे टीचर उनकी अब मैं तो, क्योंकि आप जब बाद में देखते हैं ना रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, उसके बारे में अच्छी राय अलग से बना सकते हैं बजाय कि आप जब वर्तमान में उसको झेल रहे होते हैं। मैं आज पाता हूँ कि बहुत सारे टीचर के अंदर एक वो था कि दे थिंक दे आर पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज की, क्योंकि देश आज़ाद हुआ है, बहुत गरीबी थी, लड़ाइयाँ थी, ये वो 30-40 साल कुछ नहीं होता, 30-40 साल 20-25 साल कुछ नहीं होता, और उसके बाद ये लोग आए टीचर बन गए। तो स्कूलों को एक किस्म का नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज का सबसे बड़ा हिस्सा माना गया, टीचर्स उसमें बहुत थे। तो वो जो टीचर थे आज भले उस किस्म का कमिटमेंट, उस किस्म का जोश, उस किस्म का उसमें नहीं दिखता हो टीचिंग के जॉब में, पर मुझे लगता है कि पीछे के जितने भी टीचर थे बहुत सारे पुराने, मतलब उन लोगों को इंक्लूडिंग माई फादर आई फाउंड दे वर सो कमिटेड, दे वर वेरी कमिटेड कि मतलब मेरे पिताजी ऐसा कोई नहीं, मतलब उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, मतलब अपनी जॉब छोड़ दी टीचिंग की, पूरे मोहल्ले के लड़के वहाँ उनको आखिर तक आते थे पढ़ने के लिए। और क्या, वो साइंस पढ़ाते थे, मैथ साइंस, तो वो दोनों पढ़ने के लिए हाई स्कूल इंटर के बच्चे तक, वो तो 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक से 11वीं 12वीं तक के बच्चे वो आते थे, जिनको भी लगता था कि उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और तो ये जो हिस्सा होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि मुझे इसलिए सिर्फ नहीं है कि वो उससे ठीक है अर्निंग तो हो ही रही होगी, घर तो चल ही रहा होगा, उससे कुछ ना कुछ पैसा आ रहा होगा, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा है कि वो खुद को एक हिस्से के तौर पर देख रहे हैं कि वहाँ जाना आना, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। पर्पस, हाँ, जो लोग पढ़ेंगे ना वही फिर आगे ले जाएंगे। सुबह जाना, जैसे आपके पापा के बारे में, एक तो पढ़ाना, फिर शाम को ट्यूशन नहीं पढ़ाना, पेशेंस का बात नहीं, और कुछ कर सकते थे ना उन्हीं लोगों के लिए, और उनको उसी के साथ कई साल आप नहीं कर सकते एक चीज़। और एक चीज़ और जान लीजिए, टीचर के लड़कों के पास ये नहीं पढ़ कर टीचर के लड़कों के ऊपर दोहरा संकट रहता है पढ़ने का, दोहरा जूता पड़ता है, मतलब डबल। जैसे नॉर्मल कोई जो लड़का है उसके मुकाबले मास्टर साहब का लड़का ऐसा रद्द, आवारा, बर्बाद। अरे वो तो बहुत ज्यादा टीचर आपको प्रूव करना है पढ़ाई लिखाई में। एकेडमिक्स लाइफ आपकी जो होती है छोटी जगहों पर, अगर आपके खुदा न खास्ता आपके पिताजी के घर में कोई टीचर है तो आपको दोहरी तरीके से प्रूव करना। मेरा एक दोस्त था, एक इलाहाबाद में है, मिस्टर काजमी, 10th को पढ़ाते हैं वो। मिस्टर काजमी से मार खाने पे आप फर्स्ट डिवीजन पास हो, ये सेट है, पिट गए तो फर्स्ट डिवीजन पिट जाएगा। मैंने मिस्टर काजमी से मार खाई 62 दिन लगातार, यार मेरा रिकॉर्ड है। तो फर्स्ट डिवीजन आ गया 64 आया था भाई। और मैं जब मार खा रहा था रोज, मेरे पापा ले गए थे कि ये जो है प्रीलिम्स में बहुत कम पैसा आया था, ये निकल चुका है। तो मैं डे में वहाँ मार खाता था, रात में एक और टीचर थे, मैं मनोज भैया, वो साइकिल से मुझे बुलाते थे पढ़ाने, और बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते थे। कुछ आप समझ गए थे कि 10वीं इसको निकालना है, तो मेरे पापा समझ मार कहीं निकलेगा। 600 में से 13 नंबर आया था मुझे, शायद ऐसा कुछ, सब में फेल था। तो मुझे भेजा गया है 100 में 13 भाई, 600 में से सब में 0। समझ रहे हैं, एग्जाम देना भूल गया था मैं। तो मेरे पापा ने कहा कि यही इलाज है, मैं दोपहर में वहाँ पिटूँ रात में, और रात में जब मुझे इतना याद था कि 1 array of light passes from denser to rarer medium। समझ लीजिए आज तक याद है भाई। मैंने कहा कि बीकर बनाओ, ऐसे बैठता था वो भाई, जब दिमाग की रोशनी खुल गई, टेंशन हो गया सब कुछ। और मैं जब भी कुछ दिन बाद ऐसा हो गया था, जैसे मेरा नाम लेना तो लोग ऐसे करेंगे, आज बीमार खाएगा ये, मिनिमम 25 थप्पड़ या ऐसा। क्योंकि मुझे ना बीच में क्या था कि बीकर बनाने के जब शुरू हुआ ना, कि मैंने सुराही बना दी ऐसे करके। साइंस की सुराही।
तो मुझे काजमी सर ने कहा इधर आओ, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो मुझे एकदम आकाशवाणी क्या में। किया कि अब मैं तुमसे बहुत दूर आवाज़ नहीं दूंगा, मेरे बगल में ही रहा करो। भाई वो बगल में पीट दे, वो जब पाऊँ तो जब पाए जब रोज ही पिट रहा हूँ मैं लगातार 62 दिन, ऐसे मुझे लगता है 65 दिन तो पिटाऊंगा। फिर वहां से पिट के घर जाऊँ, खाना ना खाऊं, शाम को जाऊँ मनोज भैया के यहाँ, वो बॉक्सिंग ग्लव्स लेके बैठा रहा, आज चलो बैठो। मुझे पता था कि बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों पहनते थे? क्योंकि जैसे ही मैं को दम दम मार, मैं 10th में वो था, मतलब बॉक्सिंग करने का शौक था, तो गया था खेलने के लिए, तो क्या तुम ही ऐसे ही आओ। और वो जो जब सुबह मतलब पूरी प्रैक्टिस पूरी सेटअप में होगी। साइकिल से फिर मैं जाता था वापस घर। और ऐसा नहीं कि आप छुट्टी कर सकते, संडे को भी मार खानी है, संडे को बुलाया जाता। तो मैं वो जब करने के बाद जब मैं पास हुआ तो मैं गया कि मिस्टर काजमी के पास, उन्होंने चेक किया कि नकली मार्कशीट तो नहीं लाया और मुझे वापस से ले गए। प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन था। तो मुझे लेके गए अंदर क्लास में, उन्होंने बताया कि आप लोगों को पता है कि कितने दिन मार खाया है। तो वो दुनिया के सबसे प्यारे टीचर हैं। वो दिन दो चाटा ऐसे ही मार दिए प्यार में उन्होंने, ये देखो पढ़ वो आदमी जो है सर, आप सोचिए कि मिस्टर काजमी का नाम लेंगे इलाहाबाद में, उनको अभी तक, जैसे नहीं कहते हैं कि आदमी अगर रोड पे चले तो ऐसा मजमा है उनका कि काजमी साथ मार खा रहे, हम भी मार खाए, लोग प्राउडली रहते हैं, मैं तो एक बार 20 डंडी खाया, कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं था। तो वो आदमी का, टीचर का वो पावर होता है। पंचायत के ऊपर आते हैं, बिना उसके बात खत्म नहीं हुई और ये आखिरी में पंचायत, इतनी पॉपुलैरिटी पंचायत की, और 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 सीजन, अमूमन तीसरा चौथा सीजन आते आते सीरीज बोरिंग हो जाती हैं। इस सीरीज ने अपने को जिंदा रखा है। क्या ऐसी चीज़ रहती है वो इसमें है जो कि इसको उस तरह से, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी राय रखूं, मेरा तो पहला जो सीजन था, पहला सीजन उतना लेयर्ड, उतना इंटेंस नहीं है। वो एक्चुअली बहुत जो हल्का पक्ष है ना, हाँ, दुनिया में हाँ, जो उसका हल्का पक्ष होता है ना जिंदगी का, जो बहुत ही लाइट, जिसमें हंसी मजाक और वो सब सारी चीजें वो ज्यादा थी। कि सांप पकड़ने पर एक एपिसोड बना दिया, भूत भगाने पर दूसरा एपिसोड बना दिया, ये सारी चीजें थी। तो लाइक अब जो है वो थोड़ा सा लेयर्ड होता जा रहा है, पॉलिटिसाइज होता जा रहा है ये वो। तो उसके मुकाबले मैं थोड़ा सा इसको अब पा रहा हूँ कि अब ये उस तरफ बढ़ रहा है, जो सैचुरेशन की तरफ बढ़ता है, जो बहुत सारे फार्मूले की तरफ बढ़ता है कि अब इसमें कुछ चीज़ें। इसके बावजूद चौथा सीजन बहुत अभी तक ये अपनी उस पॉपुलैरिटी को, अपने उस जो उसका चार्म उसको बचाए रखे हो, बनाए रखे हुए है। क्या चीज़ ऐसी लगती है कि इसमें काम कर गई? मुझे लगता और आपका इसमें जो जुड़ा हुआ वो कैसा रहा, कैसे क्यों बना रहा? भाई मुझे लगता है कि पंचायत का जो बेसिक हीरो है ना, जो शुरू से लेकर अब तक जो हमेशा रहेगा, वो है उसकी कहानी, उसके किरदार। कहानी हीरो है, इसको लेकर चंदन ने किया है। अब कोई कहेगा अच्छा या बुरा है, पर वो किरदार आपकी दुनिया में आके बैठ चुके हैं। आपने 1 से देखा है, 2 से देखा है, तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि वो किरदार जो चंदन ने आपकी लाइफ, ऑडियंस की लाइफ में दिया, अब ऑडियंस उनके साथ घूम टहल रही है कि चलो देखते हैं, ये नहीं निकला तो ये अलग चल जाएगा, समझ रहे हैं? अब ये भी ऐसा है जैसे उस दुनिया में आके मुझे लगता है कि हर बार हम लोग कोशिश करते हैं इससे अच्छा ही करें, मेहनत करें, ऐसा हो। पर उस दुनिया को अगर कोई क्रेडिट दिया जाएगा तो इस राइटिंग को ही दिया जाएगा, जो हमारे आपके बहुत आसपास आ गई है, और वो याद रहेगी। ठीक बात। हम अब आज हैं, कल नहीं रहे, और कोई और कैरेक्टर आ जाए, पर जो एक गांव है उसके पास एक टंकी है, टंकी के पास एक आदमी है, उनकी जो ज़बान है, उनका जो तरीका है, वो बहुत बड़ी चीज़ लोगों के पास, उसका सादापन जो है वो लोगों के आसपास चला गया है। इसीलिए वो शो चल रहा है। जिस दिन उससे दूर हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपका कैसे जुड़ा हुआ है इसमें और पंचायत से? मेरा तो सबसे पहले कास्टिंग मेरी हुई है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा, या फिर प्रहलाद चा वाला ही रोल था या कोई और रोल? वही तो सबसे पहले वो लोग आए, कहने लगे हमने वासेपुर देखी, कर लो। हम अपने कंपनी में काम हम कर रहे थे, शो बना रहे थे, हमको भाई हमसे नहीं हो पाएगा, काम हम बहुत है, ये कैसे कर पाऊँगा? कहना 25-30 दिन घूम टहल के आ जाएंगे। तो आप हमको पता, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। अच्छा। पर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, उस रात आ गई थी स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा भाई ये इतना आसान सा शो, प्यारा सा, इंडिया कैसे देखे? इंडिया तो देख रहा है खून खराबा, मौत खच्चर चल रहा है इधर, मिर्जापुर देख रहा है वो, फिर उसके बाद वो क्या देखें, फैंटम ने जो बनाया उसका क्या नाम था?
पहला जो सेक्रेट गेम नहीं, मतलब मना करना है कि वो जो स्ट्रक्चर है ना कि आप दिन भर न्यूज़ में पाप देख रहे हैं, फिर आप सावधान इंडिया देख रहे हैं, है सब इस टाइप का नहीं, एक सीआईडी देख रहे हैं, ये आसान सी चीज़ की प्यारी सी। आप समझ लीजिए कि हम सबको भी यकीन नहीं था ये शो आज तक इतना बड़ा होगा, और वो जो राइटर और डायरेक्टर हैं दोनों, वो तैयार, दोनों के नाम ले लीजिए, वो दोनों बहुत, चंदन कुमार और दीपक मिश्रा और अरुणाभ, इन दोनों तीनों लोगों ने भाई, ये लोग जो है इनको था कॉन्फिडेंस, इनको आज तक मेरे पे रहता है कि तुम कर लोगे, मुझे नहीं रहता है कि कहना तुम ये कर लो, तुम्हारा जैसे नहीं कि अरे सीजन 2 वाला सीन सुना है, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, मुझसे नहीं पाएगा ये सब, अरे हो जाएगा ऐसे नहीं कहते हैं, रो लोगे तो करा लेंगे, ठीक है। मैं 4-5 महीना परेशान हूँ भाई, क्या कर दिया मैंने, किसी और के बच्चे चुक मारो यार इसे चेंज करो, ये सब नहीं होगा, पर उन लोग को रहता है तो उनको क्रेडिट देना ही देना चाहिए। सीजन 2 था ये, सीजन 2 का सबसे इंटेंस सीन है वो, मुझे लगता है कि वो वहीं पे तो खत्म होती है शायद कहानी। जी वो सबसे इंटेंस है, जो कि जहाँ पर अच्छा क्या है कि उन लोग का कि उनका बेस्ट क्या है कि वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सॉलिड है। हाँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत, वो मुझे लगता है कम्युनिटी टाइप के ये लोग मजाक उनके साथ पास अगर आप बैठे हो, आप तो मिले वो मैं जानता हूँ, ये वो लॉट है लौंडों की जो गांव के बुड्ढों की जिंदगी तबाह किए रहते हैं सही में मुझे लगता है कि कहीं से तो ये आया है, ये क्रिमिनल था, ये जेल में था, क्योंकि ऐसा ह्यूमर नहीं बैठा रहता, अच्छा क्या कह के निकल जाते हैं, जिनको नहीं समझ में आती वो बाद में पूछते हैं सर ह्यूमर है क्या, कुछ कहे क्या, हाँ कुछ कहें क्या, पर वो मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। तो वो ऐसा काम करती है भाई कि नहीं ठीक है ऐसा नहीं कर लेंगे। अच्छा अब नॉर्मल लाइफ में इनके साथ बैठिए तो जब तक पेट में दर्द नहीं हो जाएगा कि खा दो हार्ट अटैक वाटर, लोग चले मैं माफ कर दो, हम कहीं और चले जाते हैं, हंसते कुछ ना कुछ देते रहेंगे, अरे मैं ना सोच रहा था ऐसे करेंगे, तो इतना अच्छा लिखता है। तो वो जो दुनिया है ना चंदन की और दीपक, तो खतरनाक है भाई। मुझे लगता है कैसे ये लोग नॉर्मल लाइफ, मैंने जो पूछा कि तुम लोग को जब पिक्चर ही बनानी थी तो काय IIT की है, दूसरे लोग पढ़ लेते, IIT बम्बई से पास आउट है। हाँ अरे चीज सब 5-6-7 है वहाँ पे, हाँ, कई सारे मैंने कहा सीट बर्बाद करके तुम लोग ये सब कर रहे हो, जब पिक्चर बनानी थी तो पिक्चर बनाते ना, क्यों तुमसे क्या मतलब है, नहीं होता है। मैंने कहा पढ़े लिखे माँ बाप सोचे लड़का ये सब करेगा, लड़का 8,000 में नौकरी कर रहे हैं, टहल रहे तुम लोग। जब मैं तो उनको बहुत पहले जानता हूँ ना, जब वो आए थे अपनी चीजें छोड़ छाड़ के बेचारे, हाँ हमारे ऑफिस के पास ही था, कहीं कैमरा लेके टहलते रहे, हमें देता हमको बताओ देश के ये लोग युवा नौकरी छोड़ के यहाँ पे मतलब कायदे से सिलिकॉन वैली में जाके कोई झंडा गाड़ सकते हैं, IIT की कैमरे का रेट 2,500 मांग रहा है, 2,000 में कैसे खत्म करो यार। मैंने कहा भाई बहुत तुम लोग जाओ यार, ये सब आए थे ना तो बहुत अच्छा, ऐसे ही है जो इतने सारे नमूने मिलके जो कैरेक्टर हैं ये सब लोगों ने मिलके। और एक चीज है जो चीज वहां पे दिखती है वो बहुत ही रूटेड है वो पंचायत में, वो इसीलिए है क्योंकि ये जो दो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर और राइटर हैं, ये खुद भी उसी इलाके से आते हैं, तो उसके एसेंस को, उसकी जो बारीक वो है ना महक है, उसको एकदम पकड़ के रखा है उन्होंने। वो लिखा होता है वो आदमी के कैरेक्टर में, ये आदमी ये कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो इम्प्रोवाइज हो रहा है, लिखा है एक चाय स्क्रीन प्ले लिखा रहता है। वो ऐसा लग रहा है वहीं बैठा हुआ था ये जो है चुना रगड़ रहा है लेके साथ। जैसे वो मेरा वाला सीन था जेल वाला, तो पीछे 2 आदमी चोर बैठे हैं ना, ये लिखा हुआ है वो कि 2 चोरवा बैठे होंगे, तो ये बोलेगा तुम ये कहोगे ऐसे आना है। तो मुझे लगता है कि इतना ये कहाँ था, ये मक्की पंखा वंखा क्या थाने का, थाना इतना करेक्टली सेट करता है वो, थाने के पीछे ऐसा होगा, आप ये करेंगे, फिर आप ये बोल देंगे, फिर ऐसा होगा। मैंने कहा यार तो जेल में कोई गया होगा रात भर ना, उसे पता होगा कि बैठालते कैसे हैं, ये इतना डिटेलिंग। तो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ दिस शो। ठीक बात है। तो ये कोई भी जो पॉपुलैरिटी होती है किसी शो की, हम केवल उसके पॉपुलर वाले पक्ष को देखते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, जो पीछे से जो मेहनत होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो माइंड स्पेस अप्लाई होता है उसमें, वो अल्टीमेटली आखिर में जाकर उसको इतना सक्सेसफुल बनाता है। और DOP साहब का भी नाम लूंगा मैं, अमिताभ सिंह, जिसकी वजह से जिसको हम देख रहे हैं ना फ्रेम में, वो उनको क्रेडिट मिलना ही मिलना चाहिए, और वो है भी, कैमरामैन है जो हमारे DOP साहब हैं अमिताभ सिंह, उन्होंने घोसला भी किया था, आपको याद हो, बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट टाइप के आदमी है। और वो जब शूट करते हैं ना, और वही कर भी सकते हैं, कोई और आए ना भाई, हमको लगता है कोई और आके कर पाएगा, भाग जाएगा वो। अच्छा, वो कोई नहीं कर सकता वो शूट। इतनी सारी जमात के बीच, इतनी सारी जमात पागलों के बीच में वो आदमी झेल रहा होता है हम लोगों को, और वो सबसे सेन आदमी है, तो कुछ नहीं करते हैं वो, जो नहीं करते हैं, सबसे दूर है, वेज हैं,
वेज नहीं है। यार वेज से याद आया, आप वेज तहरी बना के खिला रहे हैं और तहरी वाला आपका वायरल हो रहा है, और आपने तहरी बहुत पसंद। मटन का जुगाड़ करके और वादा करके तहरी ऐसे, ये क्या है? तहरी भाई मैं खा लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो स्टेबल फूड। जान लीजिए अब ये बात खुली है तो तहरी इलाहाबाद में रहने वाले 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। गोल्डी मसाला, प्याज और सरसों के तेल में हल्का सा डाल के, हरी मिर्च डाल के, क्योंकि एक टाइम का यही खाना होता है तहरी, क्योंकि आप अलग से सब्जी चावल दाल तो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर और बड़ी आबादी है वहाँ पर स्टूडेंट्स के इलाहाबाद में जो सिविल परीक्षाओं की तैयारी करती है, नौकरियों की तैयारी करती है, वो तहरी खा के जिंदा रहती है। तो तहरी उसके जीवन में अचानक से उसके फूड कल्चर का ऐसा होता है कि वो टेस्ट डेवलप हो जाता है तहरी का। सच में तो बहुत शानदार बातचीत हुई। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।